हाँ बेटा, आज अपने को बात करनी थी प्रिज्म की। स्टार्ट करते हैं प्रिज्म, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो प्रिज्म खूब काम आता है, प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज्यादा है। ये एक प्रिज्म है, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। किसको बोलते हैं? जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू सरफेस at which refraction occur is called prism angle, is called prism angle। ठीक है ना, is called prism angle। ये prism angle की डेफिनेशन है। ठीक है, prism angle, ठीक है, ये prism angle की डेफिनेशन है। और इसको prism angle को क्या बोलते हैं? और एपेक्स एंगल, ठीक है। और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल, प्रिज्म एंगल और एपेक्स एंगल। एग्जाम में कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक साहब। अब ये रे एक आई एंगल पर इंसिडेंट हुई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये ई पर बाहर निकली, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक बात बताओ, ये दोनों रिफ्रैक्शन वन, रिफ्रैक्शन, ये टर्मोलॉजी प्रिज्म की। ये प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू। बताओ ये एंगल कितना होगा? अब मेरे को इन तीनों में रिलेशन बनाना था। एंगल में रिलेशन बनाने के लिए ट्राइंगल चाहिए। तो इफ दिस इज R1 देन दिस इज 90 माइनस R1, दिस इज R2 देन दिस इज 90 माइनस R2। तो 90 माइनस R1, 90 माइनस R2 और A। तो क्या मैं बोल दूं, यहां पे तीनों का सम 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A इज इक्वल टू 180। ये तो बोल दो ये 180 कट गया था, यहां से आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। These are the relation between the angles। R1 प्लस R2 बराबर A। दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल 1 और 2 का एडिशन प्रिज्म एंगल के बराबर होगा। R1 प्लस R2 बराबर A। क्लियर है क्या? ये दिस इज द रिलेशन। चला आगे। तो ये प्रिज्म की बात हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों एंगल का। हालांकि ये इसकी ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसान है भाई। मैं चाहूं तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ से सॉल्व करूं। प्रिज्म एंगल का करें, प्रिज्म का एक भी फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। मैं बताऊंगा, बिना फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे हम। लेकिन अभी एक रिलेशन आ गया R1 प्लस R2। प्रिज्म एंगल दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल के टोटल के बराबर होता है। दोनों रिफ्रैक्शन 1, रिफ्रैक्शन 2 एंगल के बराबर होता है। अब आ जाओ डेविएशन। ठीक है, फॉर प्रिज्म ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म। ये ठीक है। ये एंगल आई, ये R1, ये R2, ये E, ये A। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो कितनी रे डेविएट हुई है देखना अपने को। तो क्या मैं बोल दूं दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे। ये रे की इनिशियल डायरेक्शन थी और रे यहां जाने लग गई, तो मैं बोल दूं दिस इज द फर्स्ट डेविएशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई रे, कितना I माइनस R1। ये तो ये I माइनस R1 घूम गई, फिर ये रे यूं जाने लग गई। उसके बाद ये रे फिर घूमी, देखो ये यूं जा रही थी और ये यूं घूम गई, ये दिस, ये तो बोल दो ये R2 है तो ये भी R2 है। ये तो दिस इज R2, दिस इज R2, तो मैं बोल दूं ये E माइनस R2। ये देखो तो पहले क्लॉकवाइज घूमी I माइनस R1 और फिर घूम गई E माइनस R2। तो बोल दो टोटल डेविएशन, देखो टोटल डेविएशन इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2। तो ये आ जाएगा I माइनस R1 क्लॉकवाइज प्लस E माइनस R2 अगेन क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। दिस इज द टोटल डेविएशन। तो आ जाएगा I प्लस E माइनस A, दिस इज A। ये टोटल डेविएशन है। I प्लस E माइनस A, दिस इज द टोटल डेविएशन। क्लॉकवाइज देन अगेन क्लॉकवाइज, तो I प्लस E माइनस A, दिस इज द टोटल डेविएशन।
तो रे टोटली कितनी डेविएट हो गई, आई प्लस ई माइनस ए। ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है। तो हमने प्रिज्म में दो फॉर्मूले पढ़ लिए, क्या, R1 प्लस R2 बराबर है और एक आई प्लस ई माइनस ए। दिस इज द डेविएशन। क्लियर है? चलो साहब, हाँ बेटा, प्रिज्म अपन पढ़ रहे थे ना, प्रिज्म में जैसे ही हो गया ये डेविएशन, मैंने बताया ना आपको ये, तो ये टोटल डेविएशन कितना गया बेटा, आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये तो ये दो फॉर्मूले हो गए। हालांकि अपन पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पढ़ेंगे। आ जाओ, एग्जांपल 43 तक अपन ने लास्ट टाइम पे कर दिए थे। दिस इज एग्जांपल 44। ठीक है, अब देखो विथ एंड विदाउट प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन अपन देखते हैं प्रिज्म के, फॉर्मूला लगाए बिना भी कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले की। ये 60 डिग्री μ√2, मेरी आदत है मैं कैलकुलेशन चेंज नहीं करूंगा, नॉर्मल 1 एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। ये ठीक है, ये 45 डिग्री है। ये रे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रिज्म ABC, ये यहाँ दो बार रिफ्लेक्शन हुआ और ये रे बाहर आ गई। अब आपको एंगल E बताना है, या आर सब बता दो, R1 R2 एंगल E और टोटल डेविएशन एंड टोटल डेविएशन एंड टोटल डेविएशन, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, R1 R2 E एंड टोटल डेविएशन, ये सब कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यूजिंग रिफ्रैक्शन यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, एट फेस AB, एट फेस AB, AB फेस पे अपन स्नेल्स लॉ यूज करें, ये R1, तो यहां से आ जाएगा 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1। 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1। यहां से sin R1 इज इक्वल टू आ गया 1/2, R1 बराबर 30 डिग्री। ये आ गया 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1, sin R1 बराबर 1/2, और 1/2 सोल्व करते ही R1 आ गया 30 डिग्री। ये R1 आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये R1 आ गया 30 डिग्री। अब जैसे R1 आ गया 30 डिग्री, ये बेटा ये R1 आ गया 30 डिग्री, है ना सर। अब प्रिज्म फॉर्मूला, अब देखो दो तरीके हैं ऐसे, R2, अब मेरे को जब तक ये R2 पता नहीं पड़ेगा तब तक ये पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी स्नेल्स लॉ लगेगा, मुझे तो पहले R2 निकालना है। तो R2 निकालने के दो तरीके, क्या R1 प्लस R2 बराबर A वाला फॉर्मूला यूज करूं, तो R1 हो गया 30 डिग्री, R2 मुझे चाहिए और A है आपके सामने 60 डिग्री, तो यहां से R2 बराबर 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो ये R2 30 डिग्री और यहाँ पे फिर स्नेल्स लॉ लगा लूंगा। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा क्या है सर, आप तो कह रहे थे बिना प्रिज्म फॉर्मूले के भी कर लेंगे। हाँ कर लेंगे ना, जैसे प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ था, वैसे बताता हूँ। ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, ऐसे तो डिराइव किया था, याद है, ये निकाले थे 60, तू 60 तो ये 60 हो गया क्या, और ये एंगल 60 और ये टोटल 90 डिग्री एंगल है। तो मैं बोलता हूँ R2 कितना जाएगा, तो बोलो R2 बराबर है, R2 बराबर ये 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। ये तो R2 आ गया 30 डिग्री। क्लियर है क्या? दिस इज द 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री। अब इसमें स्नेल्स लॉ लगा लूं तो आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो बोल दूं यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट AC सरफेस, तो यहां से कितना आ जाएगा, अंदर √2 sin R2 इज इक्वल टू 1 sin E, ये यहां से, तो ये आ जाएगा √2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin E, तो यहां से आ जाएगा sin E इज इक्वल टू 1/√2, तो यहां से E बराबर 45 डिग्री, तो कितना आ गया E 45 डिग्री। क्लियर है क्या? तो ये एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया 45 डिग्री, ये क्लियर है, ये 45 डिग्री बोलो, तो ये 45 डिग्री। समझ गए? तो देख लो, बिना किसी फॉर्मूले के अपन ने कर लिया। हालांकि मैं फॉर्मूला निकाल के भी R2 निकाल सकता था यहाँ, पर मैंने बेसिक से निकाल लिया ट्राइंगल से जाके। ठीक है, चला जाओ, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन, ये
डेल, टोटल डेविएशन डेल, ये आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। देखो ना ये, सर आप तो कह रहे थे बिना फॉर्मूले, ले बिना फॉर्मूले के निकालते चला जा, आजा बिना फॉर्मूले के, बस ये ले ऑरेंज कलर से डेविएशन निकाल रहा हूँ। क्या मैं बोल दूँ रे यू जा रही थी, जैसा बेसिक यही तो था। क्या होता है डेविएशन, रे कितनी घूमी तो मैं बोल दूँ यू जा रही थी, यू जाने लग गई, और यू सीधी सीधी रे लूंगा तो ये 45 है तो ये पूरा 45 हो गया। बोलो ये 45 और ये 45 है 30, तो मैं बोल दूँ 15 डिग्री घूमी है पहले, 15 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे बोलो ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज तेरे सामने ना, 45 पे जाते जाते 30 पे जाने लगी, नॉर्मल से 45 पे जा रही थी 30 पे जाने लग गई, 15 डिग्री घूम गई। उसके बाद नॉर्मल से वहां पे 30 पे थी, फिर 45 पे हो गई तो फिर 15 डिग्री घूम गई, ये तक 15 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज। तो बोल दू दोनों बार रहे 15-15 डिग्री घूमी, तो मैं बोल दूँ टोटल डेविएशन देखो कितना है, टोटल डेविएशन डेल टोटल, तो ये आ जाएगा कितना 15 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन 15 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल आ गया क्या 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री घूम गई टोटल रे। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले से भी करूँ, ये आएगा देखो डेल टोटल बराबर आई प्लस ई माइनस ए, तो ये आ जाएगा कितना 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ये तो टोटल डेविएशन 30 डिग्री आ गया। बोलो ये टोटल डेविएशन 30 डिग्री, क्लियर है क्या? ये आ गया, चलो आ जाओ, आ गया। एग्जाम्पल 45, ठीक है। तो सर प्रिज्म फॉर्मूले याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री लगा के R2 तक पहुंच जाओ, और वो क्या है ऊपर प्रिज्म वाले एंगल उसमें जाओ, ट्राइंगल में ट्राइंगल से आ जाओ R2 पे, R2 से E निकल जाएगा। क्लियर है, चलो आ जाओ। अब इसमें और अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए ये होता है कि जैसे देखो मैंने कहा था ना मैं न्यूमेरिकल डेटाज वही रखता हूँ। हाँ, इसको गायब कर देते हैं। ए रे इंसिडेंट at an angle, incident at an angle I is equal to 45 degree at AB face and it travels without deviation, without deviation. लिखो इट इमर्ज आउट, लिखो इट इमर्ज आउट, इट इमर्ज आउट फ्रॉम AC फेस विदाउट डेविएशन, है ना, AC फेस विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के AC फेस से बाहर निकल जाती है। देन 30 डिग्री, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू विल बी, ठीक है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होगा ये बताना, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोल दूं यहाँ पे से विदाउट डेविएशन निकल गई रे, है ना, ये 90 डिग्री पे, ठीक है, विदाउट डेविएशन निकल गई। तो बोल दो दिस इज एंगल R1 एंड दिस इज R2 बराबर 0। ये तो
एंगल ये R1 है और वो R2 0 है ना, सीधी विदाउट डेविएशन निकल गई। तो यहां से मैं बोल दूं वन यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ 8 AB फेस है ना, AB फेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो कितना आ जाएगा बोलो। अच्छा, जैसे ही विदाउट डेविएशन रे निकलती तो परपेंडिकुलर गिरेगी। मैंने बताया था ना रिफ्रैक्शन कब बंद होता है, एक मिरर में अपन ने पढ़ा था पाथ रिट्रेस करना, तो याद है मिरर पे परपेंडिकुलर गिरती है तो रिट्रेस करती है, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी, नॉर्मल के लॉन्ग I बराबर R बराबर 0 हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन में विदाउट रिफ्रैक्शन कब मूव करती है, जब सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है, मतलब वही I बराबर R बराबर 0 होना चाहिए। तो आ जाओ है ना, स्नेल्स लॉ एट AB फेस, तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा। तो बोल दो 1 sin 45 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू साइन R1, ठीक है ये। और R2 0 है तो मैं बोल दूं R1 30 डिग्री हो जाता है। ध्यान रखना, एक भी फेस पर अगर वो विदाउट डेविएशन जाती है तो दूसरा एंगल R1 R2 में से दूसरा एंगल A के बराबर हो जाता है। तो यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख दूं क्या प्रिज्म की थ्योरी में, है ना, R1 और R2 में से एक भी 0 है। इफ any one of या any one R1 or R2, any one from R1 and R2, from R1 and R2 is 0, then other will be equal to A, will be equal to A, प्रिज्म एंगल के बराबर हो जाएगा दूसरा एंगल। तो R1 R2 में से एक भी 0 तो दूसरा प्रिज्म एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई क्या, बोलो बेटा। ये तो सुनना ध्यान से हो, तो क्या मैं बोल दूं ये जैसे ये रहा म्यू है ना, अब म्यू मुझे पता करना है और R1 R2 0 हो गया तो R2 0 तो R1 A हो गया। तो बोल दूं विदाउट डेविएशन का मतलब विदाउट डेविएशन में R2 0, विदाउट डेविएशन तो दूसरी सरफेस पे डेविएशन 0 मतलब परपेंडिकुलर गिरी वहां, तो R2 0 और R2 0 तो R1 बराबर A हो गया ना, और A बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एक भी एंगल 0 होता तो दूसरा A के बराबर होता, तो 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू 30 रख दो। तो बोल दो साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन, सॉरी म्यू निकालना, म्यू साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो मैं बोल दूं म्यू बराबर √2 आ गया। तो म्यू विल बी इक्वल टू √2, क्लियर है। तो म्यू की वैल्यू √2 आ गई, तो R2 0 हो गया और R1 बराबर 30 डिग्री आ गया और म्यू की वैल्यू √2 आ गई। क्लियर है। चलो इसी पे क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है ना, आप एक्सरसाइज 2 में जाके देख लीजिएगा, है ना, एग्जाम्पल 46 करते हैं, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन। है ना, उन्होंने हो सकता है पूछा म्यू, मैं तुम्हारे से अब म्यू पूछ लिया इसलिए ये पूछ रहा हूं, ठीक है। ये सिल्वर्ड कर दी किसको, AC फेस को सिल्वर्ड कर दी, ये नॉर्मल एक लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होती है एट एन एंगल I इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और ये म्यू है अपना √3, या 60 कर लो, चलो 60 डिग्री, और म्यू √3 है। A इज इक्वल टू वोट, सो दैट रे रिट्रेस इट्स पाथ, है ना, रे अपने पाथ को रिट्रेस करे। A इज इक्वल टू वोट, सो दैट रे रिट्रेस इट्स पाथ, ये रे है ना जो अपने पाथ को रिट्रेस करे, ये जैसी गई वैसी आ जाए, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो, तो क्या मैं बोल दूं ये रे यूं परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए 90 डिग्री पे, ये तो जैसे ही रे यहाँ परपेंडिकुलर गिरेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आ जाएगी। मतलब मिरर पे परपेंडिकुलर गिरती है, रिट्रेस करती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैंने बताया भी था आपको रिट्रेस करने के लिए। तो बोल दो ये येलो कलर से, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं था ये। तो रे शुड बी इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन सरफेस AC, क्लियर है। और अगर ये परपेंडिकुलर गिरेगी तो मैं बोल दूं R2 बराबर 0 हो गया, और R2 बराबर 0 हो गया तो बोल दो R1 बराबर A हो जाएगा। अब ये निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो A आ गया ना अपना A, तो R1 ही A होगा क्योंकि R2 0, एक भी एंगल 0 हो जाता दूसरा A के बराबर हो जाता, अभी बताया मैंने तेरे को। तो R2 0 हो गया, परपेंडिकुलर गिरी तो R1 बराबर A हो गया। अब R1 कैसे निकालेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो यहाँ सॉल्यूशन आओ,
R2 इज इक्वल टू 0, हेंस, और यही कारण है R1 बराबर A हो जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे? यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट AB सरफेस, AB फेस, AB फेस पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं अपन। तो AB फेस पे जैसे स्नेल्स लॉ यूज करा तो मैं बोल दूं 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin R, √3 sin R1 है ना, और यही A होगा। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा? तो बोल दो यहाँ √3/2 रखूंगा, sin 60 इज इक्वल टू √3 sin R1। ये √3 से √3 गया, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? sin R1 इज इक्वल टू 1/2, तो R1 बराबर 30 डिग्री। खत्म, ये 30 डिग्री। तो बोल दो R1 बराबर A बराबर 30 डिग्री आ गया। तो ये 30 डिग्री पे जाएगी रे, तो 60 भाई 30 पे जाएगी, और 30 पे जाएगी और 90 पे गिरेगी। क्लियर है क्या? तो 30 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, 30 डिग्री होगा। क्लियर है? और ये 30 डिग्री होगा तो प्रिज्म एंगल भी 30 डिग्री आ गया। दिस वुड बी 30 डिग्री। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे बात समझ में आ गई, ठीक है? ये 46। चलो आगे। एग्जाम्पल 47, ये क्या डिग्री डिग्री, ठीक है? और आओ देखो आगे। और इसमें जो क्वेश्चन बनते प्रिज्म में, क्वेश्चन ये भी देता है जैसे कि जैसे ये प्रिज्म है, minimum value of A, prism angle A, so that ray will not come out from AC face, इस फेस से बाहर ना आए रे, ठीक है? चलो, तो मुद्दे की बात यह है कि इस फेस से बाहर ना आए, तो इसका सॉल्यूशन अपन लिखते हैं। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना, यहाँ रे आएगी, ठीक है, और यहाँ से बाहर ना आए तो मैं बोल दूं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे गिरनी चाहिए रे। अरे बोलो, बाहर नहीं आने का क्या मतलब है? रे शुड इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, एटलीस्ट एट क्रिटिकल एंगल एट दिस फेस, कम से कम क्रिटिकल एंगल पे गिरे। अगला ये नहीं करा कि यहाँ पे ग्रेजिंग, अभी बात करेंगे आगे। तो बोल दूं ये इट्स R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। अरे बोलो, पर इसने मिनिमम पूछा तो मैं R2 कर दूंगा, वो मिनिमम के लिए थीटा सी कर दूंगा, और R1 अपने को निकालना है, तो प्रिज्म एंगल पता पड़ जाएगा R1 प्लस R2, इन दोनों का टोटल ही तो प्रिज्म एंगल होता है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, यूजिंग स्नेल्स लॉ 8AB सरफेस, तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा? 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1, तो यहां से कितना आ जाएगा? sin R1 इज इक्वल टू 1/2, R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, R1 बराबर 30 डिग्री, है ना? तो मैं बोल दूं यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करा तो R1 का मान 30 डिग्री आ गया, तो ये 30 डिग्री, तो मैं बोल दूं ये आ गया 30 डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, तो ये आ गया 60 डिग्री। अरे बोलो, हालांकि मेरे को इससे अब अपन बेसिक से छोड़ो, वो अपने को पता है प्रिज्म एंगल वो होगा, ठीक है ना, छोड़ उसको, बार बार अपने को समझ में आ गया कि हाँ यार सारा बेसिक से किया जा सकता है। तो बोल दो R1 30 डिग्री आ गया। अब R2 पता पड़ते ही R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये पता करना था, R2 पता कर लूँ। अब बताओ यहाँ पे TIR, 4 TIR, मैं बोल दूँ TIR, ये यहाँ लिख दो, TIR करवाना है, यहाँ था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और TIR, है ना, मतलब रे बाहर ना निकले। उसने TIR नहीं बोला, उसने बोला रे बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे को कोई रे नजर नहीं आनी चाहिए, ये वाली रे नजर नहीं आनी चाहिए। तो मैं बोल दूँ 8 AC फेस ray should incident on this face
शुड इंसिडेंट एटलीस्ट 8, यू लिख दो सीधा एटलीस्ट 8 थीटा सी, कम से कम थीटा सी पे गिरे, ठीक है। तो 8 AC फेस रे शुड इंसिडेंट एटलीस्ट 8 थीटा सी, तो बोल दो R2 की वैल्यू कम से कम थीटा सी है उसके बराबर होनी चाहिए। और यूजिंग स्नेल्स लॉ 8 AC, तो आ जाओ, क्या आ जाएगा, तो बोल दो अंदर आ जाएगा √2 साइन R2 या साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। हालांकि देख तेरे को इतना करने की जरूरत नहीं है, तेरे को याद है मैंने ये एंगल ही याद करा दिए, √2 से 1 में जाता है तो क्रिटिकल एंगल कितना होता है 45 डिग्री होता है, याद कराया था ना मैंने। इस रे को 90 डिग्री में लेने के लिए तो मैं बोल दूं क्रिटिकल एंगल होता है, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल √2 से 1 के लिए 45 डिग्री होता है, याद करा रखा मैंने, चल निकाल ले, अब लिख ही दिया तो साइन थीटा सी बराबर 1/√2, दिस एम्प्लाइज थीटा सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है क्या? तो 45 डिग्री वुड बी द क्रिटिकल एंगल, 45 डिग्री वुड बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस फेस। तो √2 से 1 में जाएगा तो 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल होगा। क्लियर है क्या? या क्या 45 डिग्री, ठीक है। तो R2 की वैल्यू 45 या उससे ज्यादा होगी। अब आ जाओ, तो बोल दो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए निकालना है मुझे, तो ये R1 तो फिक्स है 30 डिग्री और R2 कितना है बेटा 45 या उससे ज्यादा, ताकि रे बाहर ना आए। तो बोल दो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 75 या उससे ज्यादा, तो प्रिज्म एंगल जो होगा वो 75 या उससे ज्यादा होगा। तो बोल दो ए की मिनिमम वैल्यू बराबर 75 डिग्री। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल शुड बी 75 डिग्री सो दैट रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम एसी फेस। कौन सी रे? 45 पे इंसिडेंट होने वाली, सारी नहीं 45 पे इंसिडेंट होने वाली दिस रे इंसिडेंट एट फेस AB at an angle 45 degree will not come out from surface AC if A is greater than equal to 75 degree. Minimum value should be 75 degree. चलो आगे चलते हैं सर, आ जाओ सर। ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बेटा, ये 48 50 होने वाली बेटा अपनी 48। क्या डिग्री क्यों लिख रहा हूं आज मैं, प्रिज्म एंगल फिर भी डिग्री 48, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 48, ये देखो है ना, A is equal to what? So that incident ray incident at an angle 45 degree at AB face will be grazing emergence at AC। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बेटा, ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जेई मेंस, ठीक है। अब तुम्हारे भी आ सकता है कभी भी। अब क्या है सर ये इसका, तो ग्रेजिंग इमरजेंस, क्या लिखा है इसने, ग्रेजिंग इमरजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड ग्रेजिंग इमरजेंस? ये ग्रेजिंग इमरजेंस का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रेजिंग इमरजेंस का मीनिंग होता है सटती हुई, सरफेस के पैरेलल सटती हुई बाहर निकलना। तो बोल दो ग्रेजिंग इमरजेंस मींस दिस ये। तो एसी फेस पर ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब होता है फेस के पैरेलल बाहर निकल जाइए। क्लियर है? तो यहां से देखो R1, ठीक है, ये R2, ये R1 ये R2, ये ग्रेजिंग इमरजेंस है ना, ये 90 डिग्री, ये दिस इज द ग्रेजिंग इमरजेंस, सट्टी भी बाहर निकले R1 R2 ये। तो मैं बोल दूं ये ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये इट शुड बी क्रिटिकल एंगल, तो R2 शुड बी क्रिटिकल एंगल, दिस शुड बी थीटा सी। बोल भाई लो जी, ये 45 मतलब क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, और √2 से 1 क्रिटिकल एंगल 45 होता है। तो यहां से आ जा सॉल्यूशन में, ग्रेजिंग इमरजेंस, पहले तो ग्रेजिंग इमरजेंस रे मीन्स, बोलो मीन्स क्या हो गया, E बराबर मीन्स E इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस रे। 90 डिग्री पे रे बाहर आनी चाहिए, बोलो। तो ये
E बराबर 90। तो यहां से R2 बराबर कितना होना चाहिए बोलो? तो R2 बराबर थीटा सी। क्लियर है? 90 पे तो R2 बराबर थीटा सी। तो यहां से आ जाओ। तो यूजिंग, उल्टा चलेंगे यहां से, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट AC फेस, तो यहां से बोल दो √2 sin थीटा सी इज इक्वल टू 1 sin 90। तो यहां से sin थीटा सी इज इक्वल टू 1/√2। दिस एम्प्लाइज थीटा सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो आ गया थीटा सी 45 डिग्री। बोलो, तो ग्रेजिंग इमरजेंसी में थीटा सी 45 डिग्री, और जैसे ये 45 डिग्री आया और ये एंगल पता पड़ गया तो मेरे को ये पता पड़ जाएगा, और ये एंगल भी यहाँ पे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस। तो यहाँ जा यूजिंग स्नेल्स लॉ एट AB फेस। अब AB फेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, बोलो कितना आ जाएगा? तो बोल दो 1 sin 45 इज इक्वल टू, बोलो अंदर वाला μ√2 sin R1, बोलो कितना आ जाएगा sin R1? तो यहां से बोल दूं मैं sin R1 इज इक्वल टू 1/2। दिस एम्प्लाइज R1 बराबर 30 डिग्री। तो R1 आ गया 30 डिग्री, थीटा सी या R2 आ गया बराबर R2। तो R2 आ गया 45 क्योंकि ग्रेजिंग इमरजेंसी रहती। तो बोलो प्रिज्म एंगल कितना आ जाएगा? प्रिज्म A बराबर R1 प्लस R2। तो यहां से आ जाएगा बेटा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एंड दिस इज 75 डिग्री। तो A की वैल्यू एग्जैक्ट 75 डिग्री होनी चाहिए। बोलो, तो प्रिज्म एंगल वुड बी 75 डिग्री। क्लियर है क्या? ये 75 डिग्री। चले आ गया, ये हो गया 75। क्लियर है? चलो बोलो, मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात अपनी। चला गया? ठीक है, ये ग्रेजिंग इमरजेंसी हो रही है। अब बेटा इसमें और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। वो देखो क्या है कि दो कंसेप्ट और पढ़ते हैं अपन। कहां तक बोले थे अपन? 48 तक है ना। अब क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे पहले मैं तेरे को दो चीजें और बताता हूं। ये देख, एक कंसेप्ट है, जैसे एक फेस में रे नॉर्मल इंसिडेंट हो, है ना, परपेंडिकुलर गिरे, यानी बोल दो AB फेस पर विदाउट डेविएशन रे मूव करे, एक फेस पर रे विदाउट डेविएशन मूव करे, है ना, एक फेस AB पर रे विदाउट डेविएशन मूव करे, नो डेविएशन, या परपेंडिकुलर एंटर करे, तो यहां से ना, ये थ्योरी है ना, ये कंसेप्ट है, रे इंसिडेंट नॉर्मली एट वन फेस, ठीक है, AB फेस, देन A मिनिमम या देन मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल A so that it moves, so that it will not come out, then value of minimum mat karo, then value of prism angle so that, then value of prism angle so that it will not come out from AC फेस या अदर फेस, ठीक है, अदर फेस। ये रे इंसिडेंट नॉर्मली या नॉर्मल इंसिडेंट, रे नॉर्मल इंसिडेंट एट AB फेस विल नॉट कम आउट फ्रॉम AC फेस। तो A की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ A प्रिज्म एंगल की। तो क्या मैं बोल दूं विदाउट डेविएशन, जैसे ही बोल दिया उसने तो R1 0 हो गया। ए पहली फेस में विदाउट डेविएशन या नॉर्मल इंसिडेंट मतलब R1 0, R1 बराबर I बराबर R1 बराबर 0। अब यहां से R2 कितना आ गया बोलो? ये नॉर्मल है ना, ये R2,
ये R2, तो यहाँ पे नॉर्मल पर ये गिरी तो ये एंगल R2 हो गया। अब देखो ये आ गया R2, तो R1 बराबर 0 और R2 बराबर कितना हो कि यहां से रे बाहर ना आए, तो मैं बोल दूं ये क्रिटिकल एंगल, इट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो मैं बोल दूं R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी सो दैट रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम द AC फेस। तो यहां पे लिखो R2 should be greater than equal to theta c so that ray will not come out from AC phase। तो AC phase से रे बाहर ना आए उसके लिए R2 की वैल्यू थीटा सी उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहां से मैं बोल दूं क्या A is equal to R1 plus R2, तो यहां से बोल दूं ये तो 0 हो गया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी हो गया। तो यहां से फाइनल कंडीशन क्या हो गई, A शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन थीटा सी। ध्यान रखना, अगर एक फेस पर रे परपेंडिकुलर एंटर करती है, नॉर्मल इंसिडेंट होती है, तो दूसरी फेस से बाहर ना आने के लिए कंडीशन होती है कि वो वाला एंगल थीटा सी उससे बड़ा हो जाए, यानी कि प्रिज्म एंगल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, प्रिज्म एंगल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो एटलीस्ट थीटा सी होना चाहिए, ठीक है। अब एक और देखो क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन कराया, ये तो ये कंडीशन है ना, कॉन्सेप्ट 1। ये देखो मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन कराया कि 45 पे देखो, ये दिस इज अ पर्टिकुलर रे, क्या है ये, दिस इज अ पर्टिकुलर रे, ये मैंने एक पर्टिकुलर रे बना दी, ये पर्टिकुलर रे है जो आई, रिफ्लेक्ट हुई और यहां से बाहर निकल गई, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रे, तो ये स्पेसिफाइड रे है जो ये गई, तो वो बाहर ना आए तो उसके लिए प्रिज्म एंगल 75 आया। ये तो हो गई वो एक नॉर्मल इंसिडेंट रे बताई। तो देखो यहां प्रिज्म एंगल थीटा सी नहीं आया, थीटा सी प्लस R1 आया, क्योंकि यहां पर भी कुछ R1 था। यही अगर मैंने अभी ये केस बताया, इसमें रे क्या करी, यहां नॉर्मल इंसिडेंट हुई, तो ये R1 0 होने की वजह से ये थीटा सी आया, तो प्रिज्म एंगल बदलता जा रहा है कंडीशन के हिसाब से। कभी रे यहां 45 पे गिरा रहा हूं तो प्रिज्म एंगल थीटा सी से बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां तो थीटा सी चाहिए ही चाहिए। दूसरी फेस, जिस फेस से बाहर नहीं आने देनी है, वहां तो एंगल थीटा सी चाहिए ही चाहिए, तो इट शुड बी थीटा सी। क्लियर है? तो ये 45 तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब थीटा सी तो होना ही चाहिए। अब यहां पे कंडीशन डिपेंड करता है रे कैसी आई, नॉर्मल इंसिडेंट है तो सिर्फ थीटा सी है, उससे बड़ा प्रिज्म एंगल हो जाना चाहिए। यहां पर रे अगर किसी एंगल पे आती है तो R1 की भी कुछ वैल्यू आ जाती है। एक कंडीशन कि एट एनी एंगल, सुनना ध्यान से हो, एग्जाम्पल देखो, पहले एक एग्जांपल समझा रहा हूं फिर एक कंसेप्ट बताऊंगा। यहां खाली जगह छोड़ दो फिर वो कंसेप्ट लिखूंगा मैं। एग्जांपल 49 यहां कर रहा हूं, है ना, 49, सुनना ध्यान से। यहां पहले क्वेश्चन करा रहा हूं फिर इसका कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि यहां पे फील आए न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्योंकि वहां वेरिएबल में करूंगा मैं। देखो देखो क्वेश्चन ये है कि A इज इक्वल टू वॉट, प्रिज्म एंगल की वैल्यू क्या हो, A इज इक्वल टू वॉट, सो दैट रे विल नॉट कम आउट, so that ray will not come out from AC phase for any value of angle of incidence। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ना, सबसे अच्छे लेवल का ही है। मतलब प्रिज्म एंगल की वैल्यू क्या हो कि आई की किसी भी वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी भी वैल्यू से की वजह से रे यहां से बाहर ना आ पाए। अब ये क्वेश्चन चलेगा उल्टा, सोचना पड़ेगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। और ये मैं कंसेप्ट बताने से पहले न्यूमेरिकल डेटा इसलिए लिए ताकि ये सोचना थोड़ा सा आसान हो, वेरिएबल में सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बोल दूं एसी फेस से बाहर ना आए, एसी फेस से रे बाहर ना आए, इसके लिए
इसके लिए R2, इसके लिए R2 एटलीस्ट थीटा सी हो। अरे बोलो, उल्टा चलेगा, यहां से बाहर ना आए तो ये क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा R2 हो। वेरी गुड सर, ये देखो ये रे आई, धन्यवाद बेटा जी। ये N1 N2, तो बोल दो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। ए भाई लो जी सर, आज आप कॉमेडी नहीं कर रहे बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट, आज थोड़ा सा पूरा प्रिज्म अपने को ढंग से समझना है। अभी कंसंट्रेशन लूज नहीं करवाना चाहता मैं आपकी, आएगी कॉमेडी की टाइम तब करेंगे। हाँ, तो R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, इट शुड बी थीटा सी या उससे बड़ा। सर समझ में आ गया? ताकि रे यहां से बाहर नहीं आने की गारंटी हो जाए। दिस या तो TIR हो जाए या ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, तुझे कुछ नहीं मिले बाहर, या तो खड़ा ही रहे बली ताक के, कुछ नहीं। ये तो क्या ठीक है। और √2 से 1 के लिए थीटा सी 45 है, √2 to 1 के लिए सीधा लिख रहा हूं, स्नेल्स लॉ नहीं लगा रहा हूं बेटा। थीटा सी 45 है, याद है सर, 50 बार लगा दिया। तो मैं बोल दूं √2 से 1 के लिए थीटा सी 45 डिग्री है, तो ये 45 होएगा कम से कम। ठीक साहब, अब यहां आ जा R1, ये R1 ये निकालना है, तो बोल दो ये 45 है, उससे बड़ा हो गया, तो R2 तो 45 है उससे। अब R1, तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो बोल दो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ 8AB बोलो, तो यहां जाएगा 1 sin। अच्छा आप सुनो, पहले एनालिसिस। अब यहां पे R1 निकालना है। अब मैं R1 कहां से निकालूं, मुझे तो आई नहीं पता है। ध्यान देना बेटा, मैं R1 कहां से निकालूं जबकि मुझे आई नहीं पता है। तो क्या किया जाए, अब बोला क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, मुझे जो बातें करनी वो एनी, मतलब मुझे तेरे को गारंटी देनी है कि यहां पर एंगल कुछ भी हो, आई कुछ भी हो, आई चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, रे AC से बाहर ना आ पाए, आई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, रे AC से बाहर ना आ पाए, AC फेस से बाहर ना आ पाए, इसकी गारंटी देनी है। तो बोल दो आई चाहे कुछ भी हो, तो आई चाहे कुछ भी हो का मतलब क्या हो गया। अब सुनना, मुझे ये कम से कम इतना रखना, रे बाहर नहीं आए, तो ये तो हो गया 45 है उससे, मतलब थीटा सी है उससे बड़ा, मतलब 45 है उससे बड़ा। ये क्या हो, सुनना, क्या मैं बोल दूं प्रिज्म एंगल मुझे इतना रखना है, प्रिज्म एंगल की वैल्यू मुझे इतनी रखनी, सुनना ध्यान से, प्रिज्म एंगल की वैल्यू मुझे इतनी रखनी है कि यहां से R1 को सब्ट्रैक्ट करूं, A में से R1 को सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे नहीं पता R1 क्या होगा, A में से R1 को सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी जो बचे क्या बचे, R2, वो थीटा सी है उससे बड़ा बचे, अगर मैं A में से R1 घटाऊं, A तो फिक्स है भाई, A तो मुझे डिफाइन करना है, उसमें से R1 घटाने के बाद भी R2 की वैल्यू कम से कम थीटा सी बचे, तो मुझे ऐसी गारंटी दे दो कि कम से कम R2 थीटा सी बचे। तो क्या मैं बोल दूं A की वैल्यू फिक्स है भाई, जो मैं दूंगा वो, R1 की वैल्यू मैक्सिमम कर दूं। अरे R1 से मैं पूछूं कि बेटा तू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा मुझे बता दे, मैं R1 से बात करूं कि बेटा तू मैक्सिमम कितना होगा मुझे बता दे, और R1 बोले मैं तो बड़े से बड़ा इतना होगा। जैसे होता ना अपन घर में पूछते हैं भाई तुझे, मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूं, जैसे चॉकलेट लेने जा रहा हूं, तो मैं एक बच्चे से पूछ लेता हूं बेटा तू ये बता दे तुझे ज्यादा कितना चाहिए, कल मैं लिया हूं और फिर तू कहता है मैं 1 नहीं 2 लूंगा और मेरे नहीं बचे, नहीं, फिर मैं मेरा हिसाब लगूंगा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि तू बता दे तू ज्यादा कितनी चॉकलेट खाएगा, तेरी कितनी कैपेसिटी है, तो बोले मैं तो ज्यादा 4 खा सकता हूं। ठीक है, तू ज्यादा 4 खा लेना, अब मैं बाजार से 5 लाऊंगा क्योंकि 1 मुझे खानी थी। क्लियर है, कल मैं 2 लिया हूं, उसने 1 मांगी मैं 2 लिया और वो कहते नहीं मैं तो 2 खाऊंगा जिद्दी कर यूं। तो मैंने R1 से पूछा बेटा तू ये बता दे तू मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो R1 ने बोला मैं तो आई पे डिपेंड करता हूं, मैंने कहा मुझे मतलब नहीं, तू तो ये बता दे तू मैक्सिमम कितना होगा। तो उसने बोला ठीक है मैं सोच के बताता हूं। तो R1 ने मुझे बोला कि जब तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे मेरे और बाहर वाली सरफेस में, तो 1 sin I लिखोगे और अंदर लिखोगे √2 sin R1। R1 ने मुझे बोला जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये लिखोगे, मैंने कहा लिखूंगा। तो बोले जब I मैक्सिमम होगा तो मैं भी मैक्सिमम होऊंगा। तो उसने मुझे बोला कि I की एनी वैल्यू में जब I मैक्सिमम होगा, एनी वैल्यू में भी I मैक्सिमम होगा तो मैं मैक्सिमम होऊंगा। तो मैंने कहा तू बता दे मैक्सिमम कितना होगा, तो बोले मैं मैक्सिमम तब होऊंगा जब I 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ओके। तो लाइट रे जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी, क्या होगी ग्रेजिंग इंसिडेंस, लगभग 90 कुछ नहीं होता है, I टेंड्स टू 90 डिग्री,
89.999। जब लाइट रे ग्रेजिंग इंसिडेंस होगी तब R1 मैक्सिमम होगा थीटा सी के बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लगभग 90 डिग्री होगा तो R1 की वैल्यू लगभग मैक्सिमम आ जाएगी, थीटा सी आ जाएगी। तो मैं बोल दूं, तो मैंने इसे पूछा तो उसने बोला जब I 90 डिग्री होगा तो मैं मैक्सिमम होगा, तो मैंने I की वैल्यू 90 डिग्री रख दी। सही बात है, जब I मैक्सिमम होगा तो साइन I मैक्सिमम होगा तो R1, तो यहां से √2 साइन R1, साइन R1, ठीक है, ये √2 साइन R1। तो यहां से कितना आ गया साइन R1, एक तरीके से थीटा सी आ गया ना भाई। 90 वाली थीटा सी पे तो जाएगी यार, उल्टा चल रहे हैं यहाँ ना, यार थीटा सी पे गिरती तो 90 पे जाती, तो 90 पे आई तो थीटा सी पाएगी। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो साइन R1 बराबर, साइन R1 बराबर 1/√2। दिस एम्प्लाइज R1 बराबर 45 डिग्री। क्लियर है, तो R1 की वैल्यू वही 45 डिग्री आ गई। क्लियर है, तो R1 ने बोला मैं मैक्सिमम थीटा सी हो सकता हूं, 45 मतलब थीटा सी, ये तो मैंने √2 दे दिया, 45 यानी कि थीटा सी हो सकता हूं। तो ठीक है, मैंने कहा तू मैक्सिमम थीटा सी होगा ना, तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं होगा ना, बोले नहीं होगा। तो फिर मैंने ए को बोला कि भैया तू हो जा 2 थीटा सी, तो ए को मैंने बोला तू हो जा 2 थीटा सी या उससे बड़ा। जैसे इसको 2 थीटा सी कर दिया मैंने, ये जब थीटा सी होगा तब भी ये थीटा सी बच जाएगा। तो जब R1 मैक्सिमम होगा तो उसको ए में से घटाऊंगा तब भी मेरे पास थीटा सी कंफर्म बचेगा। जब ये मैक्सिमम होगा तब मैं इसको ए में से घटाऊंगा तब भी मेरे पास थीटा सी बच जाएगा। मजा आ गया। तो ए में से थीटा सी घटाने पर भी, ए में से R1 घटाने पर भी R2 थीटा सी बच रहा है। मेरा काम हो गया, बोलो। तो ए में से R1 घटाने पर भी थीटा सी बच रहा है, अपना काम हो गया। बोलो, क्लियर है क्या सर? अब मोरल ऑफ द बताता हूं। तो मैं बोल दूं ये 45, अब सुनो ध्यान से, तो मैं बोल दूं क्रिटिकल एंगल 45 है। अब अपन वापस से बात करते हैं, है ना। अब अपन ने थोड़ा सा एनालिसिस किया। ये थीटा सी, ये थीटा सी, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा सी मैक्सिमम है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी होना चाहिए ताकि रे बाहर नहीं निकले, है ना। और ये थीटा सी से बड़ा आ नहीं सकता, ये आएगा छोटा या उससे, पर मेरे को तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाहिए ताकि ये मैक्सिमम हो तब भी यहाँ कमी नहीं पड़नी चाहिए। वो बच्चा मैक्सिमम चॉकलेट मांग ले तब भी मेरे कम से कम एक तो पाती आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक खाना चाहता था। तो ये मैक्सिमम हो तब भी ये थीटा सी बचे, इसकी गारंटी देनी। तो मैंने ए की वैल्यू 2 थीटा सी कर दी, ठीक है। तो बोल दूं ए की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी, है ना। अब आ जाओ अपन थ्योरी पे आते हैं, सुनना ध्यान से। अब मैं तेरे को एक लाइन में बात लिखाता हूं। तो एक रे पर यहाँ पे रे नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो थीटा सी चाहिए था। अब यहां जा, है ना। ये देखो, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल ए सो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एनी वैल्यू ऑफ आई, रे विल नॉट कम आउट फ्रॉम एसी फेस, ठीक है। अब एनी वैल्यू में मैं सीधा डायग्राम वो बना रहा हूं जिससे अपने को मतलब है, ठीक है। सर क्या डायग्राम है वो देख, मैं बोल दूं यहां पे रे 90 पे आए, लगभग 90, 90 नहीं होता, लगभग 90, है ना। ये आई टेंस टू 90 डिग्री पे आए, तो बोल दूं ये थीटा सी के करीब हो जाएगा, ये थीटा सी, है ना, टेंस टू थीटा सी। तो रे यहां पे ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, है ना। एनी वैल्यू में आई 90 कर दिया मैंने, है ना। एनी वैल्यू में आई को मैक्सिमम कर दिया ताकि R1 मैक्सिमम हो जाए। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई थीटा सी। अरे बोलो, R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई थीटा सी, और R1 की वैल्यू मैक्सिमम तब भी इट शुड बी एटलीस्ट थीटा सी, तब भी दिस शुड बी एटलीस्ट थीटा सी। तो बोल दो R2 अभी भी थीटा सी है, उससे बड़ा होना चाहिए ताकि यहाँ पे
TIR हो जाए और रे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए, ये E90 हो जाए, ये है ना, ये यहां से। तो मैं बोल दूं कम से कम रे यूं आए और यूं जाए, तो बोल दूं ये A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज द थ्योरी, R1 प्लस R2। तो यहां से मैं बोल दूं ये तो थीटा सी फिक्स है और R2 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी हो जाए, ये। तो मैं बोल दूं A की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी हो जाए, ये। तो जो प्रिज्म एंगल है उसकी वैल्यू एटलीस्ट 2 थीटा सी होनी चाहिए। तो मैं बोल दूं प्रिज्म एंगल की वैल्यू 2 थीटा सी है, उससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 थीटा सी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तो प्रिज्म एंगल शुड बी एटलीस्ट 2 थीटा सी, एटलीस्ट कम से कम 2 थीटा सी होना चाहिए या उससे बड़ा। बोलो सर, समझ में आ गई? तो दो केस बने, एक पहली सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो तो दूसरी से बाहर ना निकले, इसके लिए प्रिज्म एंगल थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। और एक केस बना कि एनी वैल्यू में आई को 90 कर दिया, यानी कि दोनों एंगल थीटा सी कम से कम होने चाहिए। क्लियर है? ये तो थीटा सी होगा और वो थीटा सी उससे बड़ा, तो 2 थीटा सी उससे बड़ा। क्लियर है? एक मैंने दिया था खुद ने 45 पे दी थी रे, एक केस ये किया था जिसमें मैंने रे 45 पे गिराई, पर्टिकुलर रे, तो बोल दो इसका बाहर नहीं निकलने के लिए 75 आया, थीटा सी से ज्यादा 2 थीटा सी से कम। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा, R1 कुछ आएगा लेकिन थीटा सी से कम आएगा, क्योंकि मैंने 45 पे गिराई है, 90 पे नहीं गिराई है। सोचना बेटा इन तीनों क्वेश्चनों को ढंग से कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी हटा दूं, अब अपन क्वेश्चन करते हैं ना। ये 49 तो मैंने सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए समझाया था, अब इसमें हमने एनालिसिस करा कि रे कब बाहर नहीं आएगी, तो तब बाहर नहीं आएगी जब चलो आ जाओ, अब आ जाओ एग्जाम्पल 49, सुनना ध्यान से अब क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये है, a ray enters in prism without deviation. Enters in prism without deviation and not come out, not and will not come out and not come out from AC phase, then A is equal to what? A option 45 degree, B option 30 degree, C option 60 degree, D both A and C are correct, are correct। अब देखो बच्चा, एग्जाम में बच्चा आओ देखता है ना तब ये टिक करके आ जाता है, क्यों टिक करके आता है बता देता हूँ, ये टिक करके आता है क्यों, सॉल्यूशन है। याद है, अगर ए रे एंटर्स इन प्रिज्म विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन मतलब यूं चली जाएगी इन प्रिज्म विदाउट डेविएशन एट फर्स्ट फेज लिखना है हमें, टोटल डेविएशन 0 नहीं है, एट फर्स्ट फेज। ठीक है, पहली फेज पर विदाउट डेविएशन एंटर एंड नॉट कम आउट फ्रॉम एसी फेज, तो यहां पे पहली फेज पर विदाउट डेविएशन एंटर करती है और एसी फेज से बाहर नहीं आती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं क्या कि ए रे एंटर्स इन प्रिज्म विदाउट डेविएशन, मतलब मैं बोल दूं R1 बराबर 0, अरे बोलो यहां पे लिख दो R1 बराबर 0, R1 बराबर 0, R1 बराबर सॉरी I बराबर R1 बराबर 0, I बराबर R1 बराबर 0, I बराबर R1 बराबर 0, I बराबर R1 बराबर 0। ठीक है, ये और जैसे ही है, अच्छा और अपन ने वैसे ये पढ़ ही लिया, तो R2 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, R2 बराबर A2, R2 बराबर A बराबर R2 बराबर A बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और यहां मैं डायरेक्ट बोल दूं पहली सरफेस पे विदाउट डेविएशन आती है तो A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, तो A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोल दूं थीटा सी √2 से 1 में जा रहा है, तो थीटा सी कितना आ जाएगा, तो बोल दूं थीटा सी 45 डिग्री, तो थीटा सी की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, तो मैं यहां से बोल दूं ये थीटा सी 45 डिग्री आ जाएगा, ये नॉर्मल, ये R2 ये 45 डिग्री।
तो बोल दो ए बराबर थीटा सी, ए बराबर 45, समझ गए? तो थीटा सी 45 डिग्री आ जाएगा √2 से 1, तो बोल दो प्रिज्म एंगल की वैल्यू 45 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अब इसका कहीं मिनिमम वैल्यू लिखा है क्या? ए रे एंटर्स इन अ प्रिज्म विदाउट डेविएशन एट फर्स्ट फेस एंड नॉट कम आउट फ्रॉम एसी फेस, देन ए पूछा है, मेरे से ये नहीं पूछा मिनिमम ए। अगर यहां पर ए मिनिमम लिखा होता तो मैं 45 टिक करता, तो अभी तो 45 भी आंसर है और 60 भी आंसर है। 60 ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों मैं रे यहाँ 60 डिग्री पे गिराऊंगा तो रे बाहर आ जाएगी क्या? नहीं आएगी सर, 30 वाली आ जाएगी। यस, 30 वाली बाहर आ जाएगी। क्यों? 30 वाली रे 45 में बाहर आ जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं आंसर बहुत एंड सी आर करेक्ट? ध्यान रखना बेटा, ए पूछा या ए मिनिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ए पूछेगा तो बहुत आर करेक्ट, और अगर वो ए मिनिमम पूछता तो फिर आंसर 30 डिग्री आता, मतलब जो भी आता 45 आता। तो आप उतावले होकर ये चारों ऑप्शन पढ़ा करें हमेशा, ठीक है? तो चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा बहुत एंड सी आर करेक्ट। क्लियर है? चलो बेटा, ये हो गया एग्जाम्पल क्या? 45। अब आ जाओ 49, सॉरी, अब आ जाओ एग्जाम्पल 50। हाँ, आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। √2 ए, ये ए बी सी, ये नॉर्मल, यहाँ रे गिर रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। हाँ, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ prism angle A so that ray will not come out from AC phase for any value of angle of incidence I, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एसी फेज से रे कभी बाहर ना आए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है? और चार ऑप्शन है, ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, ये कर दो 75 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी ऑल आर करेक्ट, ठीक है? ये चार ऑप्शन है। अच्छा, आप सुनना मेरी बात को, है ना? एक मेरे को स्लाइड गायब करनी पड़ेगी, है ना? ये गायब कर देते हैं, ठीक है? अब देखो, है ना, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। याद है ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी होती है। ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद है ए की वैल्यू 2 थीटा सी उससे बड़ी होती है। कैसे आया था याद है? इसको 90 किया था तो ये थीटा सी, और फिर उधर तो थीटा सी चाहिए ही चाहिए बाहर नहीं निकलने के लिए, तो 2 थीटा सी आ गया था ए की वैल्यू। तो बोल दो ए की वैल्यू 2 थीटा सी उससे बड़ी होनी चाहिए, तो आ जाओ रखो। तो मैं बोल दूं थीटा सी फॉर ए स्नेल 4 है, 4 म्यू बराबर 2 है, 2 से लेके 1 में जाती है, तो बोलो थीटा सी कितना था? तो मैं बोलूँ थीटा सी 30 डिग्री आता है। थीटा सी बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आता है। क्लियर है? तो यहां से मैं बोल दूं ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी, यानी कि 2 × 30 60 डिग्री होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 60 या उससे बड़ी, प्रिज्म एंगल 60 या उससे बड़ा होगा तो गारंटेड रे यहां से बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये अगर आपने कम से कम भी 60 कर दिया तो आई 90 होने पर भी ये 30 होगा, और वो 30 हो गया उस, और क्रिटिकल एंगल वो भी 30 आ रहा है, तो ये 30 आ गया तो वो कम से कम 30 होना चाहिए, तो आपने 60 कर दिया। तो ए की जब R1 की वैल्यू 30 होगी तब भी R2 कम से कम 30 तो बचेगा ही बचेगा, और आई की वैल्यू 90 से कम होगी, मान लो 60 हो गई, तो ये 30 से कम आएगा और ये 30 से कम आएगा, तो ये वैल्यू कंफर्म 30 से बड़ी आएगी, क्योंकि ये 60 है, 60 में से 30 से कम यानी कि 25 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये तो 30 से बड़ी बचेगी। तो क्या मैं बोल दूं R1 की ए की वैल्यू 60 करते ही आप सेफ हो गए। लेकिन उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा है ना, तो बच्चा कई बार ऑल आर करेक्ट ही कर जाता है कि सर आपने पहले बताया था तो 60 या 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, सर सारे करेक्ट है। नहीं, उन्होंने मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पूछी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पिछले वाले में मिनिमम वैल्यू नहीं लिखा था, पिछले वाले में सिर्फ पूछा था ए, यहां पूछी है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिज्म एंगल की मिनिमम वैल्यू। तो बोल दो ए का आंसर मेरा आया ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो 60 या 60 से ज्यादा आया, तो बोल दो मिनिमम वैल्यू 60 हुई। बोलो, तो ऑल आर करेक्ट नहीं होंगे, मिनिमम वैल्यू पूछिए तो 60 डिग्री आंसर होगा।
क्लियर है? तो 60 डिग्री वो एंगल है जब से PIR स्टार्ट है, मतलब रे बाहर आना बंद हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये आज जो पढ़ा है उसको ध्यान से देखो। कल अपन बात करेंगे मिनिमम डेविएशन की, है ना? कल से अपन बात करेंगे मिनिमम डेविएशन।